वेलकम एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोग के। और फाइनली पार्ट 5 गैसियस स्टेट का जो कि लास्ट पार्ट होने जा रहा है वो लेकर आ गए हैं आप सभी के सामने। बहुत ही ज़्यादा आपको पता है मुश्किल से गैसियस स्टेट रिकॉर्ड हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर आज हम इसके कंप्लीशन की तरफ बढ़ गए हैं। लगभग 5 लेक्चर्स में ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद वील डेफिनेटली स्टार्ट विद द लिक्विड स्टेट। सो कल यू विल हैव योर ऑर्गेनिक एग्जाम, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लिक्विड स्टेट जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करके देन वी विल मूव टुवर्ड्स अपने 2023 के फिजिकल केमिस्ट्री। सो प्रोबेबली मेरा तो यही टारगेट है कि कल तक मैं सब कुछ अपलोड करके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए छोड़ दूं, तो आप फिर एक आध दिन में आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो कल तक का मेरा भी टारगेट है। तो आप लोग जब कल एग्जाम वगैरह देखें तो पहले गैसियस स्टेट निपटाएंगे, फिर आप लिक्विड स्टेट देखेंगे। सो प्रोबेबली आप 14 को ही वो पेपर कर रहे होंगे। तो मेरा यही टारगेट है कि आप कल तक मैं अपनी तरफ से सब कुछ एकदम कंप्लीट कर दूं। दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम बचे कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे पास। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बात कर ली इसकी। हाउ इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, तो जेड की बात हो रही है यहाँ पर। जेड कब ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, ये सारी बातें बता दीजिएगा। मॉडरेट प्रेशर, हाई टेम्परेचर वगैरह वाली जो भी बातें हैं वो सारी कर लीजिएगा। देन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की बात हम लिक्विड स्टेट में कर लेंगे। वेरीज विद टेम्परेचर, गैस वाली हमें पता है जो गैस का ईटा था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर हाफ था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही था, है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जो भी था। तो यहाँ पर आप इसको रिलेशन को बता दीजिएगा, जो हमने डिराइव करी थी इक्वेशन वो लिख दीजिएगा, उससे फॉर्मूला बता दीजिएगा और फिर बता दीजिएगा कि गैस के साथ ये होता है, जो लिक्विड के साथ होता है वो लिक्विड स्टेट वाले में पढ़ लेंगे डिटेल में, सरफेस टेंशन एंड ऑल जितना भी हमारे पास फिनोमिना है उसके थ्रू। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन लिटरली बहुत बार आया, मतलब हर गली के मोड़ पर ये क्वेश्चन मिल रहा था कि भाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कम होती है पर गैस की बढ़ती है। तो गैस वाला तो हमने रीजन पढ़ लिया, गैस वाला रीजन हमने पढ़ लिया, लिक्विड्स वाला लिक्विड स्टेट में पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कोलिजन नंबर का इफेक्ट बताना है, ये हमने उसके फॉर्मूले से देख लिया। जो भी हमारे पास Z1 का फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास क्या रिलेशन आता है हमारे कोलिजन नंबर का विद हमारे टेम्परेचर और प्रेशर से, वो देख लिया। वो जो था हमारे पास उसको हम P/KT लिख दिया करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर सिंपल करना है, Z1 इज इक्वल टू √2πD²। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, √RT/πm इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटू P/KT। P/KT क्या है यहाँ पर, P हमारे पास प्रेशर ही है, तो यहाँ पर T नीचे हाफ आ जाएगा। अगर नेट पावर में देखूं तो यहाँ पर T के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है हमारा कोलिजन नंबर। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, डायरेक्टली है इनवर्सली। देन इज इट पॉसिबल टू लिक्विफाई एन आइडियल गैस, जो हमने लिक्विफेक्शन का आइसोथर्म पढ़ा है अपने पिछले लेक्चर में। तो जो भी हमने लास्ट लेक्चर में अपना लिक्विफेक्शन वाला आइसोथर्म पढ़ा है, एंड्रयूज आइसोथर्म, उसमें हमारे पास जो हमने पढ़ा है उसमें लिक्विफेक्शन पढ़ा है। तो क्या आइडियल गैस को करना ये पॉसिबल है, द आंसर इज वाई। रीजन इसका सिंपल है, यहाँ पर आइडियल गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो सकती, बिकॉज लिक्विफेक्शन के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास आए, एक चीज ये। दूसरा ये है, उनके बीच में पास पास आने के बाद फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होनी चाहिए, कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, तभी वो आपस में अट्रैक्ट करके कंबाइन करके अपना जो गैसियस फेज है उसको छोड़ के लिक्विड में बनते हैं। बट आइडियल गैस में केटीजी क्या बोलती है, केटीजी ने बोला था कि भाई आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रिपल्जन है, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई इंटरेक्शन नहीं होती। तो ये बात आप यहाँ पर बता दीजिए। देन यहाँ पर बात करते हैं मॉडरेट क्या होता है, रियल गैस इसकी वॉल्यूम्स एंड ऑल के बारे में है। ये सारी बातें कर रखी है हमने जेड वाले क्वेश्चन में ही, दैट इज जेड मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। लेट्स हैव अ लुक ऑन द न्यूमेरिकल, और यहाँ पे देखिए फिर से आ गया, ये भाई हर गली के मोड़ पे मिला था मुझे। एट व्हाट प्रेशर डज द मीन फ्री पाथ ऑफ हीलियम, अच्छा लैम्डा ऑफ हीलियम एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, इक्वल टू डायामीटर ऑफ एटम्स 12। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास अपने ही डायामीटर के इक्वल हो जाए, ऐसा कब होगा, ठीक है। क्या और क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ हीलियम दे रखी है, अच्छा वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की वैल्यू मुझे दे रखी है हीलियम एटम की, दैट इज 4/3πd³, यही होती है वॉल्यूम। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 2.784 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है सब कुछ, ठीक है, मीटर क्यूब में दे रखी है। क्या पूछा है मुझसे, पूछा है प्रेशर। तो लैम्डा जो है मीन फ्री पाथ किसके इक्वल होता है, KT/√2πd² इंटू पी के। डी क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली हमारे पास दैट इज कोलिजन डायमीटर हम बोल सकते हैं। और कोलिजन डायमीटर क्या होता है हमारे पास, कोलिजन डायमीटर हमारे पास इसका रिलेशन हमने पढ़ा है। कोलिजन डायमीटर क्या होता है, डी हमारे पास कोलिजन डायमीटर होता है या रेडियस होता है, लेट मी जस्ट चेक। सो यहाँ पर इसको बेटर पाई आर क्यूब होता है, और हमारे पास जो डायमीटर है, जो कोलिजन डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम r इज इक्वल टू D/2 करेंगे, यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, यहाँ से मैं डी क्यूब की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये D/2 का होल क्यूब मतलब 4/3 पाई
डी क्यूब बाई 8 ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये वॉल्यूम, तो 1 ज़ा 2 ज़ा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। लैम्डा जो है किसके इक्वल है, डी के इक्वल। लैम्डा हमारे पास इक्वल टू डायमीटर है, यही कोलिजन डायमीटर हो, डायमीटर हो सेम, तो डी हमारे पास इक्वल है। अब डी को इधर ले आइए, पी को उधर ले जाइए, तो पी इक्वल टू के टी बाय √2 पाई डी क्यूब हो जाएगा, यानी बोलिए यस और नो, यस सर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरी वॉल्यूम लिखी हुई है इसको मैं वी लिख देता हूँ। ये क्या बन रहा है, पाई डी क्यूब बाय 6 बन रहा है, तो पाई डी क्यूब की वैल्यू निकालनी है ऐसे डायरेक्ट 6 वी के। तो यहाँ पर आप के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1.38 ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है, हाँ ये डाल दीजिए। देन क्या करेंगे आप, टेम्परेचर दे रखा है आप वो डाल दीजिए, √2 की वैल्यू डाल दीजिए, और पाई डी क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स ये जो वॉल्यूम दे रखी है उसके इक्वल, सिर्फ पाई डी क्यूब की वैल्यू। और आप यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। सो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। बाकी आपको पता है कैलकुलेटर का काम है, वो इजिली सॉल्व कर देगा आपके लिए। नेक्स्ट देयर इज अ न्यूमेरिकल जिसमें हमें सिग्मा, लैम्डा, Z1 Z112 सब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, और सिर्फ हमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, प्रेशर दे रखा है हमें टॉर में, दैट इज 10⁻³ टॉर, ओके। एंड यहाँ पर B की वैल्यू हमें दे रखी है, तो B हमें दे रखा है, तो B से हम क्या करेंगे, मतलब सोचिए, तो B हमें ये दे रखा है ना, नाउ B हमें पता है किसके इक्वल होता है, 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ माई एटम। यहां से मैं आर क्यूब की वैल्यू निकालूंगा, जैसे ही मैं यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे रेडियस मिल जाएगा, और 2r किसके इक्वल होता है मेरे पास, कोलिजन डायमीटर के, तो d मुझे मिल जाएगा किसके इक्वल, 2r के इक्वल। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कैलकुलेटर से पुट करिएगा वैल्यू b की, इससे r की निकाल लीजिएगा, d इज इक्वल टू 2r, सबसे पहले सिग्मा निकालना है, दैट इज पाई डी स्क्वायर, आप करके सिंपल निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ये। देन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ आपका इक्वल होता है k, पता होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर पता है, √2 पता है, पाई डी स्क्वायर डायरेक्टली यहीं से पुट कर दीजिएगा, ऊपर से डायरेक्टली यहाँ से पुट कर दीजिएगा, इनटू प्रेशर दे रखा है, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे दे रखा है हमें टॉर, तो यहाँ पर प्रेशर को जो है वो हम पास्कल में ही डालेंगे, तो 1 टॉर हमारे पास जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 133.322 पास्कल के, तो इंटू 10⁻³ पास्कल में आपका ये आ जाएगा मेरा प्रेशर। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये रखते हैं, तो के की वैल्यू हम जब जूल पर उस समथिंग में रखेंगे तो वही उसी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज आएंगी तो हमारे पास ये भी निकल जाएगा, दैट इज हमारा क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री पाथ। हम इसी तरीके से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन रखेंगे, देन ये करेंगे, एंड देन फाइनली अपने आंसर तक पहुंचेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर आएगा रेडियस का वो किस में आएगा, दैट इज माई सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिएगा, देन यहाँ पर सिग्मा भी निकालिएगा, तो डी हमारे पास जो आ जाएगा मीटर में, फिर चाहे आप जिसमें भी कैलकुलेट करना चाहें कर लें, बट यहाँ पर मीटर में पुट करिएगा सबको, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लैरिटी हो रही होगी, जो जो बातें मैं कन्वर्जेंस की बता रहा हूँ, मतलब कैलकुलेट करने बैठूँ तो मुझे भी टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी क्योंकि आपको एग्जाम में करना है, तो खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा। देन Z1 यहाँ पर निकालना है, तो Z1 के लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, √2 गिवन है, पाई डी स्क्वायर तो है ही हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, दैट इज √8 KT/m या 8 RT/m, देन इनटू P/KT, ठीक है। तो सारी चीजें गिवन है, Z11 निकल जाएगा, Z22 में यहाँ पर इसका स्क्वायर करना होगा और हमें हाफ करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीजें इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, और कुछ तो नहीं, हाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के, तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, तो प्रोबेबली हो सकता है एक आध न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ निकलवा ले, मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं बट कुछ निकलवा सकता है, तो इसके लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट ये रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर ली, और देन इसके बाद यहाँ पर एडवांटेजेस ये है, ये सारे डिस्कस हो चुके हैं यहाँ पर, तो इसको भी हमने कर लिया है। देन यहाँ पर मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का इंक्रीजिस होता है कब, लोअर प्रेशर करने पे, ये सारी चीजें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया ना। ना ये न्यूमेरिकल देखते हैं, द एवरेज स्पीड एट टेम्परेचर T2, तो सी एवरेज हमारे पास एट T1 है, एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट T2 हमें दे रखी है ये, तो निकाल, अच्छा दोनों सेम दे रखी है क्या, द एवरेज स्पीड एट T1 एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट T2, अच्छा दोनों हमें दे रखी है, दोनों की वैल्यू सेम है, ओके ये बोल रहे हैं लोग। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट T1 एंड T2, तो लगाते हैं फॉर्मूला इनका। सो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज सिंपली इक्वल टू 8 RT बाय पाई m, m इज दी मोलर मास की पावर हाफ, और इसका जो फॉर्मूला है ये है हमारे पास, दैट इज इसका था क्या, 2 RT बाय m, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका तो डेरिवेशन भी करी थी ना हमने, एवरेज की करी थी नहीं, शायद मैंने उल्टा लिख दिया,
मैंने नीचे लिख दी, अच्छा ये मैंने मोस्ट प्रोबेबल नहीं, ये हमारी एवरेज होती है, दैट इज 8 RT/πm। तो एवरेज इज 8 RT/πm की पावर हाफ, और मोस्ट प्रोबेबल इज 2 RT/m की पावर हाफ। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, आर की वैल्यू हमें पता है, उसी में लेंगे 8.314। पाई की वैल्यू हमें पता है, मोलर मास CO2 का होता है 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बस इसको 44 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल कर दीजिएगा। टेम्परेचर आपका निकालना है, अच्छा टेम्परेचर ही निकालना है, तो इसको T1 बोल देंगे, इसको T2 बोल देंगे। तो वैल्यूज आप आराम से निकाल लीजिएगा, स्क्वायरिंग करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा, अपने आंसर को लिख दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कुछ आते हैं क्वेश्चन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। हाँ, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होता है हमारे पास, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो सारी वेलोसिटीज हैं दैट आर ओनली मेजरली डिपेंडेंट ऑन किस पर, अपनी उस पर टेम्परेचर पर, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मोलर मास पर। दोनों का मोलर मास क्या है, सेम है, सेम ही है ना, कार्बन का 12 + 16 28, हाँ 28 पे, तो दोनों का मोलर मास सेम है। दोनों पे अगर टेम्परेचर सेम रख दिया तो सारी वेलोसिटी सेम आएंगी, वेलोसिटी सेम आएंगी तो वेलोसिटीज वाले कर्व सेम आएंगे। सो दैट्स व्हाई ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास विस्कोसिटी, देखिए फिर एक और मिल गया है, मतलब बहुत बार मिला है, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है आपके एग्जाम में भी आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इतनी बार पूछा गया है, मैं खुद परेशान हो गया। सो इनिशियल स्लोप ऑफ द हमें दे रखा है, अच्छा यहाँ पर हमने देख रखा है ना, ये जैसे क्या होता है वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ पर इनिशियली कुछ गैसेस के लिए पॉजिटिव होता है, दैट इज कुछ गैसेस कौन है वो, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और बाकियों के लिए नेगेटिव होता है, वो कौन है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल ये सब है। क्या होता है यहाँ पर, ड्यू टू ए, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, वेयर एज He और H की केस में इनका मास क्या होता है, कम होता है, जिनकी वजह से इनमें इंटरेक्शन नहीं होता। ये पूरी डिटेल में बात कर रखी है अपनी, जब भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे। नेक्स्ट वी हैव ये वाला, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो प्रॉपरली वो कर रखी है बातचीत, चेंज इन टेम्परेचर, सब चीजें बात कर रखी है। नाउ ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एवरेज वेलोसिटी V एवरेज किसकी, SO2 की इक्वल है, ओके, किसके, V एवरेज ऑफ O2 के, एट टेम्परेचर T। अच्छा इसका टेम्परेचर मुझे दे रखा है 20 केल्विन, दूसरे वाले का निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जितना मुझे याद आ रहा है √8RT/m होता है ना, पाई m होता है। तो यहाँ पर T ये निकालना है हमें, मॉलिक्यूलर मास का कितना होगा, 32 और 32 64 इज इक्वल टू √8R, टेम्परेचर दे रखा है 20, डिवाइड बाय पाई इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यहाँ ऑक्सीजन का, दैट इज 32 है ना, 32। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले इससे इसको उड़ा दीजिए, बचा क्या आपके पास, √T/64 इज इक्वल टू √30/20/32। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा मैं, तो T/64 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20/32, 1 ज़ा 2 ज़ा, टेम्परेचर आ गया कितना, 40 केल्विन, अपना आंसर। आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। सो नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेज मीन फ्री पाथ, ये सारी बात कर रखी है प्रेशर डिपेंडेंस की, तो ये सब सारी बात हमने करी रखी है। देन अगेन फिर से आपको एक और बार इस भाई साहब से टकराहट हुई कि वेलोसिटी ऑफ गैस भाई इंक्रीज होती है पर लिक्विड की डिक्रीज होती है, इसको बता दो प्लीज, कोई तो बताओ। मतलब लिक्विड गैस वाला हम बता चुके हैं, लिक्विड वाला इसको थोड़ी बहुत देर में बता देंगे जब भी हम अपने आगे वाले लेक्चर पर लिक्विड स्टेट पर चलेंगे। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर गैसियस स्टेट, ये डिस्कस कर लिया है। वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल ये सब हमें निकालनी है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, मोलर मास क्या होता है 28, टेम्परेचर सभी में दे रखा है कांस्टेंट। फॉर्मूला पता है, यस सर पता है, बता देता हूँ एक बार। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होता है, √2RT/m। देन एवरेज का क्या होता है, √8RT/πm। m यहाँ पर मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल, ये बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को गलती से भी मत भूल जाइएगा। देन फाइनली हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS, ये किसके आ जाएगा, इक्वल 3RT/m, यही होगा, हाँ सर यही होगा। तो वैल्यूज डालिएगा, टेम्परेचर दे रखा है सब, तो यहाँ पर ये लास्ट वाली डेरिवेशन है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में कर ली। सो दैट्स इट अबाउट गैसियस स्टेट। नहीं तो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल गए तो वो कर लेते हैं, बाद में इसको एंड करेंगे। एन आइडियल गैस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो एनी कूलिंग ऑन फ्री एक्सपेंशन। सो यहाँ पर 2-3 चीजें लिखनी है, वही आप बता दीजिएगा कि आइडियल गैस में आप एक तो सबसे पहले बताइएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि यही KTG ने बताया था, वही आइडियल गैस होती है जहां पर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हमारी जीरो। तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हमारे पास, हमें अगर कोई हीट प्रोवाइड करनी है या फिर कुछ एक्सपेंशन बेसिकली वर्क डन कर रहे हैं,
तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो तो है ही नहीं। तो हमें जो है उस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को, जिसको मैं IMF लिख रहा हूँ, उसको ओवरकम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। तो उसको ओवरकम करने की हमारे पास कोई नीड ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जब आइडियल गैस हमारे पास जो है वो कूलिंग शो नहीं करेगी फ्री एक्सपेंशन। इससे रिलेटेड ये कहाँ से टॉपिक है, ये थोड़ा सा जूल थॉमसन इफेक्ट से आता है, तो मैंने उसका कटआउट लगा दिया। उन्होंने ये बात बोली थी कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो था वो ये बता रहा था कि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स की। तो उन्होंने बोला जैसे ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉल अपार्ट फ्रॉम, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मतलब एक्सपेंड होंगे, वही होगा गैस का मतलब। तो देयरफॉर कुछ वर्क करना पड़ेगा उनको दूर करने में, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उन गैस मॉलिक्यूल्स को दूर करने में। बट आइडियल गैस गैस के केस में क्या हमें कोई वर्क करने की जरूरत है उन मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए? द आंसर इज नो, क्योंकि उनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, वो खुद ही चले जाएंगे, उनको थोड़ा सा मौका देंगे आप खुद ही चले जाएंगे। दस वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट द एक्सपेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमारे पास क्या होगा, कूलिंग इन रिजल्ट आएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जैसे ही डिक्रीज हुई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नो एक्सटर्नल वर्क हैज बीन डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन। तो इसी को आप आइडियल गैस के लिए ऐसे बता सकते हैं कि जो जो चीजें इन्होंने बोली है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, तो हमारे पास क्या नहीं होगा, कूलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं हो रहा है सब, क्योंकि वर्क जो हम करेंगे उसको ओवरकम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इस कहानी को थोड़ा सा समझा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अ गैस विद वंडरवॉल्स कांस्टेंट A इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी लिक्विफाइड, वाई, ऐसा क्यों होगा? A इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी क्या है, 0 है। अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही नहीं है तो आप कैसे गैस मॉलिक्यूल्स को पास पास लाके लिक्विफाई कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। तो दिस इज द सिंपल रीजन जिसकी बात कर रखी है। आप सिंपल बता दीजिएगा कि भाई आइडियल गैस और रियल गैस का जो डिफरेंस होता है, कि रियल गैस हमने बात करी थी कि रियल गैस जो है वो लिक्विफाई क्यों नहीं हो सकती, उसका भी ये रीजन था। तो ऐसी गैस जिसका A इक्वल टू 0 है उसका भी ये रीजन होगा, भले ही B की वैल्यू कुछ हो, बट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ही नहीं, अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे मॉलिक्यूल्स, तो क्या फायदा, तो वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। देन यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नॉट वैलिड फॉर अ रियल गैस, और क्या सही बात है, मतलब बता रहे हो या पूछ रहे हो, अच्छा पूछ रहे हैं एग्जाम में, सॉरी। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई इक्वेशन वैलिड क्यों नहीं है, तो आप KTG के वो बताएंगे कि KTG के पोस्टुलेट्स में था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा, ऐसा तो असली में नहीं होता, KTG ने झूठ बोला, मतलब जो भी था उनका पोस्टुलेट्स दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट और एग्जैक्टली करेक्ट। देन उन्होंने KTG ने बताया कि भाई वॉल्यूम हमारे पास जो नेग्लिजिबल है, ऐसा भी नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जिसकी वजह से हम आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस के लिए यूज नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात लिख सकते हैं। देन द compressibility factor Z फॉर अ रियल गैस हैज अ डिफरेंट वैल्यू, हाँ सही बात है, उसकी वैल्यू जो है वो अलग होती है, या तो 1 से छोटी होती है, ये पढ़ा था ना, V आइडियल बाय V रियल, ऐसा ही पढ़ा था ना, हाँ ये फॉर्मूला होता है, आइडियल अपॉन रियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, या तो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा, तो आइडियल की तरह ही बिहेव करेगी। तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाली चीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेन द टर्म सिग्मा। अच्छा यहाँ पर जो सिग्मा ये यूज कर रहे हैं, हमारी जो बुक है उसमें सिग्मा था वो कोलिजन, सॉरी कोलिजन नहीं, एरिया उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, कोलिजन एरिया था, जिसको सिग्मा इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बोला था मैं, तो वो था। यहाँ पर जो सिग्मा यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर मॉलिक्यूलर डायामीटर, मॉलिक्यूलर डायामीटर या फिर कोलिजन डायामीटर, दो वर्ड यूज होंगे आपके सिग्मा के लिए, कोलिजन डायामीटर या फिर मॉलिक्यूलर डायामीटर, ठीक है ना। हमें हमने इन सभी की क्या बात कर रखी है, बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में बात कर रखी है, क्या होता है सिग्मा, लैम्डा मीन फ्री पाथ, Z1 हमारे पास होता है कोलिजन नंबर, देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इन सभी की बात कर रखी है। अच्छा Z11 को हम बायोमोलिक्यूलर कोलिजन भी कहते हैं। देन नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, किसका, ऑक्सीजन गैस का निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का निकालना है। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, प्रेशर का यहाँ पर थोड़ा सा मसला रहेगा क्योंकि दैट इज इन mmOHg। तो यहाँ पर कन्वर्जन देख लीजिए, 1 ATM सिंपल सा इक्वल होता है 760 mmOHg के। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ mmHg जो है, तो मुझे इसको मैं ATM में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ डिवाइड बाई 760 ATM हो जाएगा, बोलिए यस और नो। यस सर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 760 उसको डिवाइड कर देंगे, नाउ ये हो गया हमारे पास। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज, या तो मुझे इसको वन, वैसे 10⁵ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं भी करेंगे तो हमारे पास रहेगा, क्योंकि 1 ATM इफ आई एम नॉट रॉन्ग इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है।
तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सो दैट विल बी 1.01 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 760 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल एज वेल। तो प्रेशर का मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। यहाँ सिग्मा दे रखा है, दैट इज हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर डायमीटर। इसको मैं कर लेता हूँ आपका मीटर में, तो ये मेरे पास आ जाएगा। SI यूनिट में कर लेंगे ना तो सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। किस में लिख दूं मैं, मीटर में। सिग्मा को मैंने मीटर में कर लिया। अब क्या चाहिए मुझे, लैम्डा। अच्छा, लैम्डा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। अच्छा, P/KT, के हमें पता है क्या होता है, टी हमें पता है, तो ठीक है फॉर्मूला लगा दें। सो लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू KT/√2πd²P। KT पता है, यस सर। के होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर आई थिंक 298 दे रखा है केल्विन में। √2 की वैल्यू आप वहां से डाल लेंगे कैलकुलेटर से, पाई की वैल्यू डाल लेंगे, सिग्मा जो है दैट इज मॉलिक्यूलर डायमीटर उसका, या फिर डी बोल लूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो प्रेशर आई थिंक कैलकुलेट करके जो आ रहा था दैट इज 0.133 आएगा आपका। देख लीजिएगा एक बार, बाकी आप कैलकुलेशन एंड ऑल चेक कर लीजिएगा, ये होगा। आप फाइनली लैम्डा जो भी आंसर आएगा, आई थिंक दैट हैज टू बी इन मीटर ओनली। हाँ मीटर होता है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल होता है ना, तो लैम्डा आपका आ जाएगा। नाउ Z1 की अगर बात करें तो Z1 का फॉर्मूला क्या होता है, √2πd², एवरेज वेलोसिटी C एवरेज इंटू P। तो √2π एज इट इज, डी की स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, √8RT/πm, है ना, यही होती है ना भाई, 8RT/πm। यहाँ पर ध्यान रखना है 32 नहीं लेना, 32 इंटू 10⁻³ लेना है, बिकॉज दैट हैज टू बी इन kg ओनली। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 8RT/πm, क्या डाला है, सी एवरेज इंटू प्रेशर 0.133 आ जाएगा। कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। देन यहीं पर अगर मैं बात करूं Z22 Z11 की, सो दैट विल बी समथिंग लाइक πd² C एवरेज इंटू उसका स्क्वायर, दैट इज P/KT का स्क्वायर, और नीचे आ जाता है मेरे पास √2, है ना, ये होता है भाई फॉर्मूला, यस सर। तो इसकी वैल्यू आप सभी की डाल लेंगे, सी एवरेज की वैल्यू आप ऐसे ही डालेंगे अगेन जैसे रखी थी, क्या है, 8RT/πm करके, 8RT/πm करके। देन आपका क्या है, P/KT का आपको इस बार बस करना है स्क्वायर। अच्छा, यहाँ मैंने P/KT क्यों लिखा है, लेकिन एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे भी तो लिखना चाहिए था ना, देन आई हैव टू राइट हेयर एज वेल। अच्छा, रो लिखा है ना, सॉरी ये रो लिख रहा था, तो यहाँ पर P/KT आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर P/KT आएगा, तो KT भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। टेम्परेचर है 290, ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट। तो रो है ये बेसिकली, पीछे वाला जो था मैंने उसको रो समझ लिया था, मतलब ध्यान में थोड़ा ऐसा रहा कि ये रो टाइप था। रो हमने पढ़ा था ना नंबर डेंसिटी, तो वही उसी से थोड़ा सा आई गॉट कंफ्यूज्ड इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर P/KT का होल स्क्वायर आप लिख दीजिएगा। Z11 का भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रखी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में मैंने देखा है, और हमारी प्यूरी शर्मा वाली बुक जो है उसमें भी आपको ये मिलेगा। सो ये वहां पर भी आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। क्या ये पढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेगा, सॉर्ट ऑफ उसी के जैसे कुछ वैल्यूज वहीं से पूछी गई हैं, तो लग रहा है मतलब वहीं से लिया है एग्जामिनर ने। देन यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आप, तो एक और बार आया हुआ है और सेम टाइप का ही है। यहाँ पर सेम सिग्मा दे रखा है आपको, मॉलिक्यूलर डायमीटर सेम आपको दे रखा है, क्या ऑक्सीजन के बारे में 25 डिग्री, ये सब आपको इतना mmHg प्रेशर दे रखा है, तो सेम चीजें, तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा कैलकुलेट करने की। देन नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर एक और इसी का ऑक्सीजन का पूछा गया है, मॉलिक्यूलर डायमीटर दे रखा है। तो पिकोमीटर क्या होता है, पिको इज 10⁻⁻12, है ना, या 10⁻⁻9 होता है ना, पिको इज 9, फर्मी होता है 10⁻⁻12, है ना। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा प्लीज, हो सकता है मुझे थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से यही होगा, पिकोमीटर यही होता है। देन क्या बताना है, लैम्डा बताना है, मीन फ्री पाथ। क्या क्या दे रखा है, तो के हमें पता है क्या होता है, टी दे रखा है कितना, 500 केल्विन, डिवाइडेड बाय √2, पता है क्या होता है, पाई पता है क्या होता है, डी का स्क्वायर ये लिख देंगे पूरा। देन इंटू प्रेशर, प्रेशर दे रखा है पास्कल में, तो बहुत अच्छी बात है, 100 इंटू 100 पास्कल, या फिर सॉरी 1000, 100 इंटू 1000 दैट इज 10⁻³ होता है ना किलो, तो 100 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। राइट शॉर्ट नोट्स लिखने हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट की बात कर ली। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्ट प्रिंसिपल बोलना है प्रिंसिपल बोल लीजिए, लॉ बोलना है लॉ बोल लीजिए। हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये पता लगा था कि एनर्जी जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी वो डिवाइड होगी वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। जैसे बात करें अगर काइनेटिक एनर्जी की, तो वो जो है हमारी 3 एक्सिस में डिवाइड है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड। और जो टोटल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। एंड यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक्स, वाई और जेड तीनों कंपोनेंट जो है वो इक्वल हैं। सो दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ के टी, क्योंकि 3/2 के टी टोटल है। तो एक अगर किसी की एक इंडिविजुअल की निकालनी है, सो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। सो ईच कंपोनेंट शोज के ये हमारे पास इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 kT, 1/2 kT पर मॉलिक्यूल और 1/2 RT पर मोल। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, अगर मॉलिक्यूल की बात होती है तो हम KT लेते हैं, मोल की बात होती है हम RT लेते हैं। रीजन इज सिंपल, Na वाला फर्क है हमारे पास। देन यहाँ पर फॉलोइंग सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स, हम यहाँ पर ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो भी इतना ही कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज हाफ का। सो वाइब्रेशन की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, दो एटम्स ऑसिलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पोजेस बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स में होती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दिस मीन्स हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इन्वॉल्व्स 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। द वाइब्रेशनल मोशन इन अ मॉलिक्यूल इज दस एसोसिएटेड विद एनर्जी दिस एंड दिस। thus अगर हमारे पास गैशियस स्पीशीज है, उसकी n1 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एंड n2 रोटेशनल इतनी फ्रीडम है, एंड n3 वाइब्रेशनल फ्रीडम है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तब हम टोटल एनर्जी को इस तरीके से लिखेंगे। सो दैट्स इट अबाउट हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ वी कैन एंड आवर गैसियस स्टेट। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नहीं लग रहा मुझे कुछ बचा हुआ होगा, जितना हो सकता था उतना कंप्लीट कर लिया है। मैक्सिमम चीजें जैसे ही पुरानी हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जो इनपुट डाला था वही यहाँ पर भी पूरी कोशिश करी है, और गैसियस स्टेट कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट से जल्द ही, तो मिलेंगे आपसे उस लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।